नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में कल मैंने आपके साथ कोशिका द्रव्य वंशानुगति पे चर्चा की थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम कोशिका द्रव्य वंशागति के कुछ और उदाहरण हैं जिन पे चर्चा करते हैं, जिनको समझते हैं। उसके बाद में एक और विषय जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको मात्रक प्रभाव या मैटरनल इफेक्ट कहा जाता है, उसी का एक उदाहरण भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि कोशिका द्रव्य वंशागति वह वंशागति का एक प्रकार है जिस दौरान कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोई डीएनए, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो या वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो, उनके जीन्स द्वारा नियंत्रित अगर कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है तो इस प्रकार की जो वंशागति है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहलाती है। इसके अंतर्गत एक है जो उदाहरण है जिसकी चर्चा मैंने पिछले व्याख्यान में की थी। आज हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य वंशागति का एक दूसरा उदाहरण, जिसको कोशिका द्रव्य नरबंध्यता या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य नरबंध्यता को सर्वप्रथम एम रोडेस ने पादपों में इसको वर्णित किया था। उन्होंने मक्का के पादप में इसको देखा था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मक्का के पादप में माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक असामान्य प्रोटीन या एक म्यूटेंट प्रोटीन का निर्माण होता है। यह म्यूटेंट प्रोटीन जो है परागकणों के निर्माण को प्रभावित करता है या परागकणों के परिवर्तन को प्रभावित करता है। जब यह प्रोटीन सामान्य प्रकार का होता है तो ऐसे पादपों में नर में परागकण सामान्य रूप से विकसित होते हैं, लेकिन अगर इस प्रोटीन के उत्परिवर्तित हो जाने के कारण उस जीन में उत्परिवर्तन हो जाने के कारण यह एक उत्परिवर्ती या म्यूटेंट टाइप का प्रोटीन बनता है और यह प्रोटीन एक सामान्य प्रकार के परागकण को परिवर्तित नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में परागकणों का विकास नहीं हो पाता है, तो ऐसे नर जो होते हैं वो बंधे नर हो जाते हैं। चूंकि यह प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स के कारण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो जीन है वह एक जब सामान्य जीन होता है तो एक नॉर्मल प्रोटीन बनाता है और इस दौरान उस अंड कोशिका या एग सेल के कोशिका द्रव्य में जो ये एन प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन उपस्थित होता है। जब इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है तो म्यूटेंट जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन है वह जो म्यूटेंट जब हो जाता है तो फिर ये दूसरे प्रकार के प्रोटीन बनाता है जिसको एस या टी कहा जाता है। ऐसे कार्य या ऐसे प्रोटीन ये कहलाते हैं, एस से या टी से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कोशिका द्रव्य में एस या टी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इस कारण से उन परागकणों का परिवर्तन नहीं हो पाता है और ऐसे जो नर होते हैं वो बंधे होते हैं। चूंकि यह प्रोटीन केवल परागकणों के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, अतः ऐसे पादप में बाकी सभी अंगों का प्रॉपर विकास होता है। चूंकि बाकी सभी कोशिकाओं में भी एस और टी टाइप के कारक उपस्थित होते हैं, परंतु चूंकि यह केवल परागकणों के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, अतः ऐसे पादपों में केवल परागकण सामान्य रूप से परिवर्तित नहीं हो पाते, तो यह केवल नर जननांगों को या परागकणों को प्रभावित करता है, जबकि मादा जननांग उनमें सामान्य होते हैं। तो चूंकि यह माइटोकॉन्ड्रियल जो जीन्स हैं या जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो संतति को जो मदर प्लांट है उसी से प्राप्त होता है, तो यह एक प्रकार की मैटरनल इनहेरिटेंस है जो परागकणों को प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में केवल जो नर जननांग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो यह एक प्रकार का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसके फलस्वरूप नर जननांगों का प्रॉपर परिवर्तन नहीं हो पाता या परागकणों का प्रॉपर जो विकास है वो नहीं हो पाता, इसी को कोशिका द्रव्य नरबंध्यता या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहा जाता है। इसके बाद में पैरामीशियम में एक दूसरा उदाहरण जो हम लेके यहाँ पर चल रहे हैं वो है पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम। प्रोफेसर टी.एम. सोनेबर्न एवं उसके साथियों ने पैरामीशियम ओरिलिया के स्ट्रेन में इस प्रकार की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम ओरिलिया में एक एंडोसिम्बायोंट बैक्टीरिया पाया जाता है। तो एंडोसिम्बायोंट बैक्टीरिया जो है जिसको कप्पा पार्टिकल कहा, आप जानते हो पैरामीशियम की संरचना इस प्रकार से एक स्लीपर जंतु इसको माना जाता है, एक स्लीपर के समान इसकी संरचना है वो होती है। इसकी पूरी बॉडी सरफेस पे सीलिया पाए जाते हैं।
तो पैरामीशियम में आपको पता है कि इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, दो प्रकार के केंद्रक। एक छोटा केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है। छोटे केंद्रक को लघु केंद्रक और बड़े केंद्रक को गुरु केंद्रक कहा जाता है। पैरामीशियम में जो जनन है वो द्विविभाजन के द्वारा भी होता है, यानी ये द्विविभाजन द्वारा जनन करता है, और अनुप्रस्थ द्विविभाजन इसमें होता है, जिस कारण से एक पैरामीशियम से दो संतति पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें लैंगिक जनन की भी एक विधि पाई जाती है, जिसको संयुग्मन कहते हैं। और संयुग्मन जो होता है वो दो पैरामीशियम के मध्य होता है। इस दौरान दो पैरामीशियम आपस में एक संयुग्मन नलिका से जुड़ते हैं, और संयुग्मन नलिका से जब ये जुड़ते हैं तो उनका जो लघु केंद्रक होता है वो विभाजन करके दो अगुणित केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, और इन अगुणित केंद्रकों का आदान प्रदान इस संयुग्मन नलिका के द्वारा हो जाता है, और ये दोनों अगुणित केंद्रक जुड़ के वापस एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंततः एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक बन जाता है। तो पैरामीशियम में दो प्रकार से जनन होता है, द्विविभाजन द्वारा, और दूसरी जो जनन की विधि है वो संयुग्मन विधि द्वारा। उन्होंने जो टी.एम. सोनेबोर्न और उसके साथियों ने देखा कि पैरामीशियम ओरिलिया में एक डीएनए अणु पाया जाता है, जिसको कप्पा पार्टिकल कहा। वास्तव में यह एक एंडोसिम्बायोंट बैक्टीरिया होता है। ये जो कप्पा पार्टिकल जिन पैरामीशियम में पाया जाता है उनको किलर या मारक पैरामीशियम कहते हैं, और जिनमें ये नहीं पाया जाता वे संवेदी पैरामीशियम या सेंसिटिव पैरामीशियम कहलाते हैं, या सेंसिटिव स्ट्रेन कहलाते हैं। कप्पा पार्टिकल एक प्रोटीन का एक निर्माण करता है, जिसको पैरामीशिन कहते हैं। ये पैरामीशिन जो प्रोटीन है, ये पैरामीशिन प्रोटीन बाह्य जो जल है या बाह्य माध्यम में ये विस्तृत हो जाता है। तो उस पैरामीशिन प्रोटीन के कारण जो भी सेंसिटिव पैरामीशियम उसके संपर्क में आते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो उससे मर जाते हैं। तो इस कप्पा पार्टिकल का स्थानांतरण एक किलर पैरामीशियम से एक सेंसिटिव पैरामीशियम में हो सकता है। वो कैसे होता है? वो संयुग्मन नलिका के द्वारा होता है। लेकिन इस कप्पा पार्टिकल का पाया जाना पैरामीशियम के जीनोटाइप पर निर्भर करता है, यानी कौन से पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल पाया जाएगा और किस में नहीं पाया जाएगा, वो उसके जीनोटाइप पर निर्भर करता है। और ये जो जीनोटाइप जो है इसको के से, उसके जीन प्रारूप को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन पैरामीशियम का जीनोटाइप के होता है वो एक किलर पैरामीशियम होते हैं, यानी उनमें उन पैरामीशियम में ये कप्पा पार्टिकल पाया जाएगा। विषम युग्मजीय अवस्था में भी ये कप्पा पार्टिकल उपस्थित होता है, लेकिन जो समयुग्मजीय अप्रभावी जिनमें ये एलील होता है स्मॉल के, उनमें ये कप्पा पार्टिकल नहीं पाया जाता और वो सेंसिटिव टाइप के होते हैं। इनका अब चाहे मान लीजिए कि एक पैरामीशियम जो है वो एक मारक या किलर पैरामीशियम है जिसमें कप्पा पार्टिकल उपस्थित है। दूसरा एक पैरामीशियम जो है ये किलर है जिसको मैं के से लिख रहा हूँ। दूसरा एक पैरामीशियम है जो एक सेंसिटिव टाइप का पैरामीशियम है, और इसमें इसको एस से लिख रहा हूँ, इसमें वो कप्पा पार्टिकल नहीं है। इन दोनों के बीच में जनन होता है और संयुग्मन नलिका बनती है। अब संयुग्मन नलिका मान लीजिए जब बनी तो सामान्यतः संयुग्मन नलिका के माध्यम से केवल जो अगुणित केंद्रक हैं उन्हीं का आदान प्रदान होता है, बाकी कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि संयुग्मन नलिका बहुत ही कम समय के लिए बनती है। मान लीजिए कि कई बार संयुग्मन नलिका थोड़ी ज़्यादा समय के लिए बनी और इस दौरान कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया। तो मान लीजिए कि जो किलर पैरामीशियम था उससे कुछ कप्पा पार्टिकल हैं वो सेंसिटिव पैरामीशियम में पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में जो सेंसिटिव पैरामीशियम है वो भी किलर पैरामीशियम बन जाता है। लेकिन ये जो किलर पैरामीशियम जो बना है, चूँकि इसका स्वयं का जीनोटाइप है वो स्मॉल के है, इसलिए स्वयं कप्पा पार्टिकल नहीं बना सकता या इसमें कप्पा पार्टिकल ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ये पैरामीशियम अब आगे द्विविभाजन करेगा तो लगातार द्विविभाजनों के फलस्वरूप इसमें ये कप्पा पार्टिकल है उनकी संख्या कम होती जाएगी, और बाद में अंततः ये भी जो है इससे बनने वाले जो आगे की जो संतति पैरामीशियम होंगी वो फिर वापस सेंसिटिव पैरामीशियम हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पर हम इस किलर पैरामीशियम की बात कर रहे हैं जिसका जीनोटाइप कैपिटल के है, तो ये स्वयं उस कप्पा पार्टिकल का निर्माण कर सकता है या उस एंडोसिम्बायोंट को रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पैरामीशियम अगर द्विविभाजन के द्वारा लगातार नई संततियां उत्पन्न करता है तो उसकी सभी संततियां होंगी वो किलर पैरामीशियम ही होंगी, क्योंकि इसका जो जीनोटाइप है वो इस प्रकार का है कि इसमें ये कैपिटल के है, तो यह एक किलर प्रकार का जीनोटाइप है। तो इस प्रकार के पैरामीशियम से बनने वाले सभी जो संतति पैरामीशियम है वो किलर ही होंगे। लेकिन अगर एक सेंसिटिव पैरामीशियम जो किलर पैरामीशियम बना है संयुग्मन नलिका के माध्यम से
कप्पा पार्टिकल के पहुंच जाने से अगर ये किलर पैरामीशियम बना है तो ये आगे इसकी जो पीढ़ियाँ आएंगी या जो नई संततियाँ आएंगी ये पुनः सेंसिटिव पैरामीशियम में बदल जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको देखिए आप। कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से हो सकता है। इस साइड में ये जो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन मैंने दिखाया है ये एक नॉर्मल संयुग्मन है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन का जो टाइप है इसमें मान लीजिए कि थोड़ी ज़्यादा समय के लिए संयुग्मन नलिका है वो बन गई है, इस कारण से कुछ मात्रा में कप्पा पार्टिकल का स्थानांतरण हो गया है। यहाँ वापस नॉर्मल कॉन्जुगेशन पे आइए। यहाँ पर किसी कप्पा पार्टिकल का स्थानांतरण नहीं हुआ है, ये एक सामान्य कॉन्जुगेशन या संयुग्मन हुआ। तो इस दौरान संयुग्मन के बाद में बनने वाले जो एक्स कॉन्जुगेंट हैं, यानी संयुग्मन के बाद में जो दोनों ये पैरामीशियम पृथक होंगे, उसमें ये पैरामीशियम जो किलर था ये किलर ही रहेगा और ये जो सेंसिटिव था ये सेंसिटिव ही रहेगा, क्योंकि कोई कप्पा पार्टिकल यहाँ नहीं पहुँचा है। अब इसमें आगे बाइनरी फिशन या द्विविभाजन द्वारा जनन होगा, तो इससे बनने वाले जो दोनों संतति पैरामीशियम होंगे वो किलर होंगे और इससे बनने वाले जो संतति पैरामीशियम होंगे वो सेंसिटिव होंगे। अब इस पे आइए वापस। तो यहाँ पर ये जो है संयुग्मन नलिका थोड़ी ज़्यादा समय के लिए बनी, तो कुछ कप्पा पार्टिकल जो है वो सेंसिटिव पैरामीशियम में पहुँच गए। अब इनमें दोनों जो पैरामीशियम हैं वो अब सेंसिटिव किलर हो गए हैं। ये तो पहले से ही किलर था, ये भी अब किलर हो गया है क्योंकि कुछ कप्पा पार्टिकल पहुँच गए हैं। तो अब इसमें आगे जब द्विविभाजन होगा तो ये कप्पा पार्टिकल जो है वो विभाजित होते जाएंगे और इनसे बनने वाली जो संततियाँ होंगी वो ऑल किलर होगी। हालांकि जो सेंसिटिव पैरामीशियम जो किलर बना है उससे भविष्य में हो सकता है कि वो पुनः सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि इसका जो जीनोटाइप है वो इस प्रकार का है कि वह स्वयं जो है वो एंडो जो सिम्बायंट है उसको नहीं रख पाता है या उसके लिए वो है वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पैरामीशियम है वो पुनः सेंसिटिव हो सकता है, जबकि किलर पैरामीशियम का जीनोटाइप इस प्रकार का है कि उसमें जो एंडो सिम्बायंट या जो कप्पा पार्टिकल हैं वो रहते हैं, तो ये आगे भी किलर ही रहेंगे। तो ये एक कोशिका द्रव्य वंशागति का उदाहरण है, क्योंकि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कप्पा पार्टिकल हैं वो कप्पा पार्टिकल संयुग्मन नलिका के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इस कारण से इसको भी कोशिका द्रव्य वंशागति के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद में ये हुए कुछ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कुछ उदाहरण जो हमने चर्चा किए। उसके बाद में जो अगला जो टॉपिक है वो है मातृक प्रभाव या मैटरनल इफेक्ट। कल मैंने आपको बताया था कि मातृक प्रभाव क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि केंद्रक में उपस्थित कुछ जो जीन्स हैं उन जीन्स के द्वारा बनने वाले प्रोटीन जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, वे प्रोटीन अगर भ्रूणीय परिवर्तन को प्रभावित करते हैं और इन प्रोटीन का स्थानांतरण अगर भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाओं में अगर ये प्रभावित होता है तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मात्रक प्रभाव कहलाएगा। यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अनेक कोशिका द्रव्य कारक जो एग सेल में उपस्थित होते हैं और परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, इन कारकों का संश्लेषण केंद्रक के जीन्स के नियंत्रण में होता है, तो यह परिघटना मात्रक प्रभाव या मैटरनल इफेक्ट कहलाती है। तो इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई जीनोटाइप कैपिटल ए है और इस जीनोटाइप के कारण कोई विशेष प्रोटीन एक्स बनता है और यह जो एक्स प्रोटीन है यह एक्स प्रोटीन किसी भ्रूणीय परिवर्तन की किसी प्रारंभिक घटना को प्रभावित करता है और जिसके कारण से भ्रूण है वो एक विशेष प्रकार से परिवर्तित होता है या उसमें एक विशेष लक्षण का विकास होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर है वो बनता है। चूँकि यह जो जीनोटाइप है ये माता का है और माता के इस जीनोटाइप के कारण एक प्रोटीन एक्स बना है जो एग सेल में प्रेजेंट होगा, यानी अंड कोशिका में प्रेजेंट होगा। इस एग सेल के साथ एक शुक्राणु का निषेचन होता है, एक जाइगोट बन जाता है और इस जाइगोट में जो है इसमें ये एक्स प्रोटीन मौजूद है और इस एक्स प्रोटीन के कारण एक स्पेशल कैरेक्टर बनेगा और वह जो जीव जो विकसित होगा या जो वेस्टी बनेगी उसमें वह स्पेशल कैरेक्टर मौजूद होगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो माता है उस माता का जीनोटाइप है वो मान लीजिए स्मॉल ए है। ऐसी स्थिति में ये जो एक्स प्रोटीन है वो नहीं बनेगा, ये एब्सेंट होगा, तो ये एग सेल में एब्सेंट होगा और जब इस एग सेल का किसी स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जाइगोट बनेगा, अब उस जाइगोट में ये एक्स जो प्रोटीन है वो एब्सेंट होगा, ये नहीं मौजूद होगा और ऐसी स्थिति में वह जो स्पेशल कैरेक्टर उस वेस्ट में बनना चाहिए था या उस भ्रूण में बनना चाहिए था वह अब नहीं बनेगा, वह कैरेक्टर एब्सेंट होगा, तो ये एक दूसरे प्रकार की फिनोटाइप को प्रदर्शित करेगा। चूँकि इस लक्षण का जो निर्धारण है वो केंद्र के जीन के कारण ही हो रहा है, लेकिन यह केवल जो माता है उस माता के जीनोटाइप के कारण या उस अंड कोशिका में उपस्थित प्रोटीन के कारण हो रहा है,
तो इसलिए इसको मातृक प्रभाव या मैटरनल इफेक्ट कहा जाता है। अब चूंकि उस माता से बनने वाली संतति का आगे जीनोटाइप चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका फिनोटाइप जो स्पेशल करेक्टर जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही निर्धारित हो जाता है, वह उस माता के जीनोटाइप से ही नियंत्रित होगा, क्योंकि उस माता के जीनोटाइप के कारण वह पर्टिकुलर प्रोटीन जो है उस एग सेल में प्रेजेंट होता है, जो आगे उस भ्रूणीय परिवर्तन को प्रभावित करता है। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जो एग्जाम्पल है वो घोंगे में कवच का कुंडलन। इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। घोंगा जो कि एक जलीय प्राणी है, मोलस्का संघ का प्राणी होता है, स्नेल, उसमें जो एक स्वच्छ जलीय जो घोंगा जिसको लिम्निया कहते हैं, लिम्निया प्रजाति का जो घोंगा होता है, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का उनके ऊपर जो कवच होता है, उसमें दो प्रकार का कुंडलन देखने को मिलता है। एक कुंडलन जो राइट हैंडेड होता है या दक्षिणावर्ती होता है, उसको डेक्स्ट्रल कहा जाता है, और जिसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, डेक्स्ट्रल रोटेशन। दूसरा डेक्स्ट्रल कोइलिंग। और दूसरा जो कुंडलन होता है जो बाईं दिशा में होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, उसको वामावर्ती कुंडलन कहा जाता है या सिनिस्टल कहा जाता है। यह वामावर्ती या सिनिस्टल कहलाता है। इन दोनों प्रकार के जो कुंडलन का निर्धारण है, उसके लिए एक जीनोटाइप होता है जो केंद्रीय के जीन में उपस्थित होता है। इसका जो जीन है जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो दूसरा अप्रभावी एलील है जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी है वो डेक्स्ट्रल यानी दक्षिणावर्ती कुंडलन को प्रेरित करता है, और जो स्मॉल डी है वो सिनिस्ट्रल या वामावर्ती कुंडलन इसके कारण से बनता है। अब मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल डी है तो उसमें डेक्स्ट्रल होगा। दूसरे इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है तो उसमें बी डेक्स्ट्रल होगा, क्योंकि एक प्रभावी एलील मौजूद है। और तीसरा इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप स्मॉल डी है तो उसमें जो कुंडलन होगा वो सिनिस्ट्रल होगा। तो कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी, ध्यान से समझना, यहाँ ये दोनों प्रकार के जो जीनोटाइप हैं वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसको मान लीजिए हम एक्स लिख देते हैं। वो एक्स प्रोटीन बनेगा। वो एक्स प्रोटीन जब बनेगा तो वो एग सेल में या कोशिका द्रव्य में मौजूद होगा। अब कोशिका द्रव्य जो है वो जाइगोट को एग सेल से ही प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्राणु तो केवल जो है शुक्राणु केवल एक अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय प्रदान करता है या एक जीनोम की एक कॉपी प्रदान करता है। तो कोशिका द्रव्य की प्राप्ति एग सेल से या अंड कोशिका से होती है। तो उस एग सेल में ये एक्स जो प्रोटीन है वो मौजूद होता है, और ये एक्स प्रोटीन क्या करता है, ये जाइगोट की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही उसके कुंडलन की दिशा को तय कर देता है। अब मान लीजिए कि अगर ये एक्स प्रोटीन मौजूद है तो इस जाइगोट में या इससे बनने वाला जो घोंगा होगा, उस घोंगे में जो उसके जो कवच का कुंडलन होगा वो डेक्स्ट्रल होगा, यानी वो दक्षिणावर्ती होगा। दूसरा जीनोटाइप मान लीजिए ये है, यानी एक जो मदर पेरेंट है उसका जीनोटाइप ये है, उस मादा घोंगे का जीनोटाइप ये है, तो उसमें वो एक्स प्रोटीन जो है वो अब्सेंट होगा, वो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि कोशिका द्रव्य में यह प्रोटीन मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस जाइगोट में जो कवच के कुंडलन का निर्धारण जो है वो वामावर्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो घोंगे होंगे उसमें कवच जो है वो वामावर्ती दिशा में कुंडलित होगा। अब यहाँ पर इसको हम इस डायग्राम से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब आप इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए कि एक फीमेल है, उस फीमेल का जो जीनोटाइप है, इस फीमेल का जीनोटाइप है वो कैपिटल डी है, और इसका जो निषेचन या संकरण जो है वो एक मेल के साथ करवाते हैं, जिसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल डी है। अब यहाँ पर आपको मेल का जीनोटाइप क्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेल जो है वो कोशिका द्रव्य नहीं देता है, और कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन के कारण ही उस संतति के कवच के कुंडलन का निर्धारण होता है। अतः मेल के जीनोटाइप से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके जीनोटाइप को हमें नहीं देखना है। यहाँ पर हमें केवल फीमेल के जीनोटाइप को देखना है। तो फीमेल जो है उसका जीनोटाइप कैपिटल डी है। जब ये फीमेल एक युग्मक बनाएगी यानी एग सेल बनाएगी तो उसमें वो एक्स प्रोटीन मौजूद होगा, और जब इस एग सेल का निषेचन इस स्पर्म के साथ होगा तो जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट की कोशिका द्रव्य में वो एक्स प्रोटीन मौजूद होगा, और उससे बनने वाली जो संततियाँ हैं उसमें जो कवच होगा उसका कुंडलन डेक्स्ट्रल होगा। अब चूंकि ये तो बात हुई उसके फिनोटाइप की, अब अगर हम इन संतति के जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फीमेल है इससे बनने वाले युग्मक में कैपिटल डी एलील होगा, और इससे बनने वाले युग्मक में स्मॉल डी एलील होगा। जब कैपिटल डी और स्मॉल डी जुड़ेंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी, ये एक विषम युग्मजीय संतति बनेगी। तो इस संतति का
जो जीनोटाइप है वो कैपिटल डी स्मॉल डी होगा। तो यहाँ पर हमको केवल ये देखना है कि जो मादा का जो जीनोटाइप था, फीमेल का जो जीनोटाइप था, उस जीनोटाइप के अनुरूप ही संतति का फिनोटाइप निर्धारित होगा। तो यहाँ पर ये जो संतति बनी है इसका जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी यानी विषम युग्मजी है और फिनोटाइप में ये डेक्स्ट्रल होगा। अब इससे आगे आने वाली संतति हम देखें कि ये अगर एक फीमेल हो और इसका क्रॉस चाहे किसी भी मेल से हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका क्रॉस मान लीजिए कि एक स्मॉल डी वाले फीमेल मेल से हो, तो यहाँ पर जब ये इससे संततियाँ बनेंगी तो इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी, और इस नर से केवल एक प्रकार का युग्मक बनेगा, स्मॉल डी। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी जब मिलेंगे तो ये विषम युग्मजी बनेगा, और स्मॉल डी मिलेंगे तो ये सम युग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप बनेगा। अब हमको लगता है कि इस स्मॉल डी वाला जो जीनोटाइप है इसमें जो कुंडलन है वो सिनिस्ट्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर चाहे इस बनने वाली संततियों का जीनोटाइप चाहे कुछ भी हो, उसका फिनोटाइप उसकी मदर का जीनोटाइप क्या है उसके आधार पर तय होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो मदर है उसका जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है, यानी यह एक डेक्स्ट्रल कुंडलन बनाने वाला जीनोटाइप है। क्योंकि ये जीनोटाइप है इसलिए इसके कोशिका ध्रुव में वो एक्स प्रोटीन होगा जो अंड कोशिका को प्राप्त होगा, और जब इस एक्स सेल के साथ किसी स्पर्म का निषेचन होगा तो उस एक्स बनने वाले जैगोट में भी ये एक्स प्रोटीन होगा। तो अब चाहे संतति का जीनोटाइप कुछ भी हो, उस सभी संततियों में जो कुंडलन है उस कुंडलन की जो दिशा है वो डेक्स्ट्रल होगी, वो दक्षिणावर्ती होगी। तो यहाँ हमें समझने वाली बात केवल इतनी है कि चाहे संतति का जीनोटाइप कुछ भी हो, उनका संतति का जो जीनोटाइप है वो उसकी मदर के जीनोटाइप से बनने वाले फिनोटाइप के द्वारा ही होगा, यानी वही फिनोटाइप होगा। यानी मदर का जो जीनोटाइप है वह जीनोटाइप जिस फिनोटाइप को बनाता है, संततियों का फिनोटाइप वो ही होगा। अब अगर F3PD की हम बात करें तो हम किसी भी जो घोंघा है उसको एक फीमेल के रूप में लें, जैसे मान लीजिए हम इसको लेते हैं और उसका संकरण एक ऐसे घोंघे के साथ कराते हैं जिसको जीनोटाइप कैपिटल डी है, लेकिन इससे बनने वाली सभी संततियों का जीनोटाइप है, चूंकि हमें पता है कि वो कैपिटल डी स्मॉल डी होगा, तो ऐसी स्थिति में इस जीनोटाइप के अनुरूप तो उसमें डेक्स्ट्रल कोइलिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे बनने वाली जो सभी संततियाँ होंगी उसमें सिनिस्ट्रली होगा, क्योंकि इसका स्वयं का जो जीनोटाइप है इस फीमेल का जो एक मदर के रूप में है इसका स्मॉल डी है, और उसके कोशिका ध्रुव में या उससे बनने वाले जो एग जो है या अंड कोशिका है उसकी कोशिका ध्रुव में वह एक्स प्रोटीन मौजूद नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भ्रूण के प्रारंभिक जो परिवर्तन की अवस्था में वह लक्षण प्रकट नहीं हो पाएगा। तो मात्रक प्रभाव में हम एक लाइन में इसको हम व्याख्या करने चाहें तो हम यही कहेंगे कि जो मदर का जो जीनोटाइप है, यानी मात्रक प्रभाव के दौरान माता का जीनोटाइप है वो ही संतति का फिनोटाइप निर्धारित करता है। संतति का स्वयं का जीनोटाइप चाहे कुछ भी हो, उसके फिनोटाइप का निर्धारण उसकी माता की जीनोटाइप के द्वारा होता है। तो इस व्याख्यान में अभी इतना ही। तो इसके साथ ही ये मैटरनल इनहेरिटेंस और ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इफेक्ट ये टॉपिक हैं वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।